तो नमस्कार। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हमने मोहम्मद बिन तुगलक तक बात कर ली थी। आज हमें फ़िरोज़ शाह तुगलक की बात शुरू करनी थी, ठीक है। और फ़िरोज़ शाह तुगलक जब अपने शासनकाल में आया तो उसे पहला काम ये करना था कि उसके जो पूर्व शासक थे, यानी कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, उनके द्वारा जो डैमेज किया गया था उसको सही करना। उसने इसके लिए जो पद्धति अपनाई, उसने एक काम किया कि अपने पूरे शासन को उलेमाओं के वर्चस्व में रख दिया, ठीक है। इसलिए फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल, जो कि 1351 से 1388 तक रहा, यह इस्लामिक राज्य की पूरी तरीके से स्थापना करना और उलेमाओं के वर्चस्व में रहा, ठीक है। और जब यह उलेमाओं के वर्चस्व में रहेगा तो गैर मुस्लिम को ये क्या कहेगा, गैर मुस्लिम को यह अपने से नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, इसलिए उन्हें जिम्मी कह के संबोधित किया गया, ठीक है। और आपको एक बात पता होगी कि जो जजिया था, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो जजिया था वो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगता था, ब्राह्मणों पर, बच्चों पर जजिया नहीं लगता था। लेकिन सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, ठीक है। और इसके काल में जो राग दर्पण है एक किताब, उसका फारसी में अनुवाद हुआ और इसने आप देखेंगे कि यह तमाम कल्याणकारी कार्य करता है, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे कि कुछ निर्माण कार्य होते हैं और कुछ अन्य प्रकार के, ठीक है। तो पहली चीज़ तो क्या किया कि अगर ये उलेमाओं के संपर्क में आएगा तो ऐसे टैक्सेस जो कि मुस्लिम नॉर्म्स में नहीं आते, या फिर जो जजिया, जकात, खुम्स, खराज, ठीक है, जो कि मुस्लिम जगत के लिए वैलिड टैक्सेस के रूप में देखे जाते हैं, उनको यह लगाएगा, उनके अलावा सबको हटा देगा। इसलिए देखा जाता है कि इसने अपने शासन काल में 24 प्रकार के जो कर थे उसको समाप्त करके 4 प्रकार का कर लगाया, ठीक है। जिसमें जजिया क्या था, धार्मिक कर था, जो कि किससे लिया जाता था, गैर मुस्लिम से लिया जाता था, ठीक है। जकात क्या होता था कि मुस्लिम्स अपने कमाई का दान 1% या 2.5%, 10 से लेके 2.5%, 2.5 से लेके 10% तक वह जकात करते हैं, यानी अपनी कमाई का इतना % हिस्सा वो राज्य को देते थे। या फिर जकात जो कहा गया है रियल में इस्लाम में, वह जकात संपत्ति का वह भाग है, लगभग 10%, 10वां भाग, जो कि मुस्लिम्स अपनी कमाई का निकालते हैं वो दीनहीनों की सहायता के लिए, ठीक है। तो जजिया, जकात, खुम्स जो होता था वह युद्ध में लूटा गया धन होता था, और जो युद्ध में धन जितना लूटा जाता था उसका 1/5 भाग राजा लेता था और सभी भाग सेना में बांट दिया जाता था, ठीक है। खराज जो होता था वह लगान था, जो भूमि कर, जो 1/3 से लेके 1/5 तक लगाया जाता था। तो इसने केवल और केवल यह 4 प्रकार के कर लगाए, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसने जो लोक कल्याणकारी शासक के रूप में होने के चलते जो कुछ डिपार्टमेंट बनाया, वह डिपार्टमेंट पहला था दीवान ए बंदगान। बंदगान यानी दासों के रखरखाव के लिए यह एक अलग से डिपार्टमेंट बनाता है, ठीक है। और इसके काल में कहा जाता है कि भारत में सर्वाधिक दास रहे, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा डिपार्टमेंट है दीवान ए खैरात, जो कि विधवा, महिला और अक्षमों की सहायता के लिए था। इसके अलावा दारुल शफा मतलब होता है एक स्वस्थ शरीर, यानी स्वस्थ शरीर, एक अस्पताल की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि लोक निर्माण विभाग बनाए, PWD,
ठीक है। दीवान इबादत खाना यानी इबादत खाना के लिए की देखभाल के लिए, इबादत खाना यानी वह स्थान जहाँ पर लोग प्रेयर करते थे, प्रेयर हाउस, उसका रख रखाव करने के लिए। और इसने अपने पीडब्ल्यूडी की सहायता से 300 नए शहर बसाए, जिसमें हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, जो अपने जो उजूना खां मैंने बताया था MBT मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, अपने चाचा की याद में बनाया, ठीक। उसके अलावा फिरोजपुर, फिरोजाबाद, देवल बंदरगाह, ठीक है। तो ये बहुत 300 से अधिक शहर बसाते हैं। और इसके अलावा मैंने बताया कि इससे पहले नहर निर्माण का काम शुरू हो गया था, तो इसने भी 5 बड़े नहर निर्माण कराए। उसके अलावा तालाब और कुओं का निर्माण कराया। और इसने जो तालाब और कुओं का निर्माण कराया, जो नहर का निर्माण कराया, उससे सिंचाई करने के लिए जो लोग करते थे उससे एक कर लिया जाता था, जिसका नाम था हक ए सर्व, जो कि एक सिंचाई कर था, जो 1/10 तक लिया जाता था, ठीक है। इसने अपने राजधानी के आसपास लगभग 1200 फलों के बाग लगाए और एक अलग से अनुवाद विभाग की स्थापना की। अब जब ये इतना सारा काम करेगा तो उसे वास्तुकार चाहिए, और इसके ज़माने का जो प्रमुख वास्तुकार था वो मलिक गाजी शहना था, ठीक है। और अगेंस्ट अगर ये इकोनॉमी चलाएगा तो इस्लामिक रूल पे चलाएगा। तो इसके जो सिक्के होंगे वो कैसे होंगे, तो वो ऐसे होंगे जिस पे खलीफा का नाम अंकित होगा, ठीक है। इसने कुछ और जो काम किए वो मेरठ और टोकपरा के अशोक के स्तंभ को दिल्ली मंगवाया। इसीलिए आप देखोगे कि आप जाके कुतुब मीनार के आसपास देखोगे तो 2 अशोक स्तंभ दिखेंगे, एक दिल्ली मेरठ, एक दिल्ली टोपरा। यानी ओरिजिनली वो मेरठ और टोपरा में था। इसे फिरोज शाह तुगलक को बहुत अच्छा लगा, इसे उखड़वा के दिल्ली में मंगवा लिया, ठीक है। अब इसके शासनकाल में कुछ किताबें लिखी गई, जैसे और उसमें सबसे जो प्रमुख किताब है वो फिरोज शाह ने खुद लिखी थी, जो फतुहात ए फिरोज शाही, यानी फिरोज शाह का आत्मकथा, फतुहात ए फिरोज शाही। उसके अलावा देखा जाए तो बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी, इन 2 पुस्तकों की रचना की है। थोड़ी सी ठंड की वजह से तबीयत नासाज है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट था। उसके बाद आप देखेंगे कि नसीरुद्दीन महमूद तुगलक आता है, ठीक है। और इसके समय तक धीरे धीरे आप देखेंगे कि लगातार प्रशासन कम होता जाता है। उसके बाद देखेंगे कि तैमूर का आक्रमण होता है, मंगोल का, जो कि तैमूरलंग 1398 भारत पे आक्रमण करता है। और धीरे धीरे जो सल्तनत का प्रशासन था वो और सिकुड़ जाता है। तो कहा जाता है सुल्तान का शासन, दिल्ली से पालन, पालन में ही, दिल्ली में ही एक जगह है पालन, तो दिल्ली से पालन तक केवल उसका शासन रह गया, धीरे धीरे सब समाप्त हो गए, ठीक है। तो अगर हम इसके बाद प्रशासन की बात करते हैं, ठीक है, तो हम अगर प्रशासन की बात करते हैं तो सबसे प्रशासन जो पूरा वो था, प्रशासनिक इकाई था बड़ा वाला, पूरा वो साम्राज्य, वह सुल्तान के अंडर में था। और जो मतलब पूरा देश, उसके बाद प्रांत जिसे इक्ता कहा जाता था, ठीक है, इसका प्रमुख वली या मुक्ति होता था। उसके नीचे जिला को शिक कहा जाता था, और शिक का
जो प्रमुख था वह सिकदार हुआ करता था। इसके अलावा देखें तो तहसील, इसके नीचे जो संरचना थी वह तहसील थी, जिसे परगना कहा जाता था। और जो गांव था, तहसील को परगना कहा जाता था, और जो गांव था वहाँ प्रधान, मुकद्दम या चौधरी द्वारा प्रशासित होता था। और आप देखेंगे कि पटवारी और कानून, दो, आप पटवारी तो आज भी नाम सुनते हैं, और कानून यानी कानूनगो, जैसे आज है कानूनगो, ठीक है, ये गांव स्तर के अधिकारी होते थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य अधिकारी होते थे, वो दीवान ए शादा, अमीर ए शादा, जो कि एक शहर या 100 गांव की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, और इसके अलावा आप जो एनसीआर था, केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी, जो नेशनल टेरिटरी थी, जो सीधे केंद्र शासित प्रदेश, मतलब जो सीधे जो सुल्तान के अंडर में था, वह जो शासन वहाँ करता, जैसे आज हम लेफ्टिनेंट गवर्नर जहाँ पे शासन करता है, उपराज्यपाल, वैसे ही वहाँ पे शहना हुआ करता था। ठीक है, तो अगर हम देखें तो प्रशासन पूरा केंद्रीय के अलग, और उसके बाद में इक्ता, परगना, ग्राम, ठीक है, ये केंद्रीय में हो गया, एक तो हो गया साम्राज्य, उसके बाद हो गया इक्ता परगना, इक्ता सिख परगना गांव। ठीक है, इक्ता सिख परगना गांव। ठीक है, तो कुछ मंत्रियों के नाम अक्सर पीसीएस में मिलाने के लिए आ जाते हैं, ये किससे संबंधित था। ठीक है, तो देखिए इसमें देखेंगे कि जो मंत्रिपरिषद था उसे मजलिस एक खलवत कहा जाता था। तो आ जाएगा सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद, या फिर तुगलक काल में मजलिस एक खलवत क्या था, तो ये मंत्रिपरिषद था। ठीक है, और उसमें सबसे जो बड़ा अधिकारी था वो वजीर था, जो कि प्रधानमंत्री, और वजीर मतलब प्रधानमंत्री, जो दीवान ए वजारत का प्रमुख था। वजारत मतलब राजस्व विभाग का प्रमुख था। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा था महत्वपूर्ण, तो वो आरिज ए ममालिक, यानी जो सैन्य विभाग का प्रमुख था। उसके अलावा अगर देखें तो दबीर ए खास, दबीर ए खास, जो पत्राचार का प्रमुख था। ठीक है, और इसी में जो नीचे के अधिकारी थे उन्हें दीवान ए इंसा कहा जाता था। ठीक है, उसके अलावा दीवान ए अर्ज रक्षा विभाग, दीवान ए रिसालत विदेश मंत्रालय, दीवान ए रिसालत ये पूछा गया, दीवान ए रिसालत विदेश मंत्रालय था। उसके अलावा देखा जाए सद्र उस सुदूर, यानी धार्मिक विभाग का प्रमुख, सद्र उस सुदूर, धार्मिक विभाग का प्रमुख। उसके अलावा काजी उल कुजात, काजी उल कुजात, जो न्याय विभाग का प्रधान था। उसके अलावा देखें तो वरीद ए मुमालिक, वरीद ए मुमालिक जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। ठीक है, तो ये प्रमुख जो है केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ठीक है, अब आपको कुछ चीज़ें और जो टैक्सेस में जो अलग से तो एक तो उश्र, जो मुस्लिम किसान से लिया जाने वाला कर था, तो खराज, जकात, जजिया, खुम्स। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर हम देखें तो सैन्य संगठनों का बात हम करें तो एक तो सुल्तान के सैनिक हुआ करते थे, जो हमने बताया था, और इक्तादार, मतलब मैंने आपको बताया था जब इक्तादारी व्यवस्था बताई थी कि पूरे साम्राज्य को जितने अधिकारी थे उनको छोटे छोटे इक्ताएँ प्रदान कर दी जाती थीं, और वे वहाँ से टैक्स वसूलते थे, वहाँ के प्रशासनिक देखभाल करते थे, और सेना की एक छोटी टुकड़ी रखते थे, ज़रूरत पड़ने पर सुल्तान की सेवा में उस टुकड़ी को लाते थे। ठीक है, उसके अलावा देखा जाए तो ज़रूरत पड़ने पर ये हायर कर देते थे अस्थाई सैनिक। उसके अलावा कुछ स्वयंसेवी थे जो इस्लाम के नाम पे लड़ते थे, और इसने भी सेना को अपने दशमलव पद्धति पर आधारित बताया। ठीक है, जैसे 10 घुड़सवार वाले इक्तादार थे, उन्हें सरे खेल कहा जाता था। ठीक है, और 10 सरे खेल वाले एक सिपाह सलार, 10 सिपाह सलार वाले एक अमीर,
10 अमीर एक मालिक, ठीक है, और 10 मालिक के ऊपर एक खान, समझ में नहीं? तो मतलब एक खान के नीचे 10 मालिक और 10 जो है एक मालिक के नीचे 10 अमीर, एक अमीर के नीचे 10 सिपह सलार, ठीक है, एक सिपह सलार के नीचे 10 सरेखेल और एक सरेखेल के अंडर में 10 घुड़सवार, ठीक है। ये इनकी 10 मतलब पद्धति थी। मुझे ये लगता है कि आपको पता है, ये आपको याद हो गया होगा। अगर कोई याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, और 30 प्रश्न छोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन खैर सोच के जाइए, पहले छोड़ने वाला मत सोचिए, सोचिए कि ये चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाए, ठीक है। उसके अलावा अगर देखें तो न्याय एवं दंड की व्यवस्था देखें तो सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी आपको पता ही है कि जब भी राजतंत्र होगा तो सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी सुल्तान होगा, ठीक है। उसके अलावा हमने पीछे आपको बताया था कि सद्र उस काजी जो धार्मिक विभाग का प्रमुख था, वो भी धर्म के अनुसार जो है न्याय करता था। उसके अलावा काजी उल कुज़ात जो पीछे हमने बात की थी, वो भी न्याय विभाग का प्रधान था, ठीक है। ये तो कुछ न्याय की स्थितियाँ हो गई। साम्राज्य सद्र उश सुदूर जो कि धार्मिक विभाग का प्रमुख था, और काजी उल कुज़ात, ठीक है। हाँ, तो शायद हमने एक बात आपसे नहीं की थी कि वारिद ए मुमालिक जो कि गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। और कुछ विभाग था, और अक्सर पूछा जाता है पीसीएस में कि किन विभागों की स्थापना कौन कर रहा है, ठीक है। तो ये प्योर और प्योर फैक्ट है। दीवान मुस्तखराज जो कि वित्त क्षेत्र में काम करता था, उसे खिलजी ने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान कोही आपको पता ही है, कृषि विभाग एमबीटी ने बनाया। दीवान अर्ज, ठीक है, आरिज ममालिक जिसे कहते थे, ठीक है, वो सैन्य विभाग था जिसको बलबन ने बनाया। उसके अलावा दीवान बंदगान एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, दीवान खैरात दान फिरोज शाह तुगलक, और दीवान इश्तिहार पेंशन फिरोज शाह तुगलक। ये 3 प्रमुख डिपार्टमेंट हैं जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ठीक है। ये रहा। अब अगर हम आगे चलें तो हमने अगर अरबों के आक्रमण, मध्यकालीन भारत की बात हम करें तो जो अरबों का आक्रमण वाला बात थी वो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सैयद वंश पढ़ चुके हैं, ठीक है, लोदी पढ़ चुके हैं। हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे रिवीजन करने के लिए थोड़ी सी लिख दी हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको लिख भी सकते हैं पॉज करके। ये केवल और केवल वही है कि पिछले क्लासेस का रिवीजन है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ पे अलग से ऐड की हैं उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो हमने जो बात कर ली थी वो बात कहाँ तक की थी? तो हमने बात कर ली थी 2 वंशों की बात प्रमुख रूप से की, एक यामिनी वंश, और यामिनी वंश में हमने जो है महमूद गजनवी की बात की थी। और उसके बाद में आप देखें सशवानी वंश, जिसमें मोहम्मद गोरी की बात की थी। और उसके बाद मामलुक वंश में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे थे। फिर उसके बाद में आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, ठीक है। उसके बाद हमने खिलजी वंश की बात की, जिसमें हमने अलाउद्दीन खिलजी की बात की और संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात कर ली थी हमने। और ले देखिए हमने ये वाली बात कर ली थी। अब इसके बाद हमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आगे चलकर सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश
जो कि आगे देखेंगे तो 1414 में आता है। ठीक है, 1414 में आता है, जिसके संस्थापक खिज्र खां, ठीक है, जिनको रैयत ए आला नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसने जो ठीक है, इसने तैमूर की सहायता से ये वंश की स्थापना की, सैयद वंश की स्थापना की। और ये जो सैयद वंश के लोग हैं ये अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज मानते हैं। ठीक है, और खिज्र खां तैमूर के पुत्र, ठीक है, खिज्र खां जो थे वो तैमूर के पुत्र वंश शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि तैमूरों ने इनकी सहायता कर दी थी, तैमूर ने इनकी सहायता कर दी। ठीक है, तैमूर कौन? तैमूर वही मंगोल, ठीक है, मंगोल, तैमूर वही मंगोल, उसकी सहायता से खिज्र खां ने सैयद वंश की नींव डाल दी। ठीक है, इसके शासन में आगे देखेंगे तो मुबारक शाह जो थे वो सुल्तान की उपाधि प्राप्त करते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, मुबारक शाह के एक दरबारी थे अहमद सरहिंद। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, और ये जो मुबारक शाह थे ये मुबारकाबाद की स्थापना करते हैं, और इसके अलावा कुछ अन्य अयोग्य शासक होते होते जो अंतिम शासक इसके बनते हैं वो आलम शाह बनते हैं। आलम शाह को मारकर आप देखेंगे कि लोदी वंश की स्थापना 1451 में हो जाती है। ठीक है, जो कि 1526 तक चलती है। अब देखेंगे कि बहलोल लोदी इसकी स्थापना 1451 से 89 तक चलता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे सिकंदर लोदी आता है। सिकंदर लोदी का आपको मकबरा जो मैंने आर्ट्स एंड कल्चर में बताया है ये लोदी वही महत्वपूर्ण है, इधर कहीं महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे कि 1489 से 1517 तक सिकंदर लोदी करता है। ठीक है, और आप इसी के समय में जौनपुर का जो क्षेत्र था उस पर जलाल खां क्या करता है, धीरे धीरे शासन करता है, अपना शासन फैला रहा होता है। और जब सिकंदर लोदी हटता है तो इब्राहिम लोदी उसे क्या करता है, उसके जगह लेता है, जो 1517 से 1526 तक शासन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपको कंपाइलेशन किए जो मुझे कुछ लगा। ठीक है, तो बहलोल लोदी ने सिक्का चलाया था, लोदी वंश का एकमात्र शासक जिसने सिक्का चलाया। ठीक है, और सिकंदर लोदी हमने बताया इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, जिसका प्रारंभिक नाम नियाज खां था। जिसका प्रारंभिक नाम नियाज खान था। ठीक है, अब देखिए कुछ 2-3 चीजें हैं कि 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। कृषि विकास एवं भूमि नाप के लिए इसने गज ए सिकंदरी चलाया। किसने चलाया? सिकंदर लोदी ने चलाया। ठीक है, ये फैक्ट है एकदम, या ये कह लीजिए कि थोड़ी सी इसका मैंने गिरा दिया है लेवल कि ज़्यादा फैक्ट हो गया है। फैक्ट उतना पूछता नहीं, हाँ कभी कभी पीसीएस में पूछ लिया जाता तो मैंने आपको वो भी कर दिया। ठीक है, सिकंदर ने फारसी भाषा में कविता लिखने के लिए गुलरखी अपना ही नाम रखा। ठीक है, अपना ही नाम रखा गुलरखी, और फारसी भाषा में वह उस नाम से किताब लिखता था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने पूर्वज के सरदारों जैसा ये धार्मिक कट्टरपंथ नहीं रहा।
अब इसके बाद इब्राहिम लोदी आता है, जो तोखली में 1518 में राणा सांगा से युद्ध करता है और फिर आगे चलकर पानीपत के प्रथम युद्ध में इसी का सामना 21 अप्रैल 1526 को किससे होता है? बाबर से होता है, जिसमें यही इब्राहिम लोदी मारा जाता है और इब्राहिम लोदी अंतिम शासक लोदी वंश का बनता है और बाबर मुगल वंश की स्थापना कर लेता है। सल्तनत काल की समाप्ति हो जाती है इब्राहिम लोदी के मरने के साथ। कब मृत्यु हुई? 21 अप्रैल 1526 में। कहाँ? पानीपत के मैदान में। किस युद्ध में? किसके युद्ध में? बाबर से युद्ध में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। ठीक है। तो जो बाबर थे, अब देखिए कोई वो ना होइएगा, बाबर था, सब लोग अपना अपना वो है, लेकिन हम एक अच्छे क्या कहते हैं माइंडसेट से चलते हैं। बाबर थे, ठीक है। अगर किसी को थे से दिक्कत है तो वो था कह सकता है, लेकिन बाबर हम थे ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सबको सम्मान देना चाहिए, ठीक है। वह ऐसे ही नहीं आया था, उसे बुलाया गया था। तो अब जो आलम खां था, जो इब्राहिम लोदी का चाचा था, ठीक है, और जो दौलत खान था वो पंजाब के शासक थे इब्राहिम लोदी के समय में ही। उन्होंने वो क्या सोचते थे कि ये अफगान से आएगा, युद्ध करेगा, लूटेगा, मारेगा और चला जाएगा। वो ये नहीं सोच रहे थे कि नहीं, ये तो आ रहा है तो ये शासन की स्थापना करने के मूड से आ रहा है। क्यों? बाबर पहले ही कहता था कि मुझे अब अपने राज्य की गरीबी नहीं देखी जाती, ठीक है, और मुझे घिन आता है गरीबी से। और जब वह आता है, प्रथम पानीपत का युद्ध होता है, बाबर जीतता है और फिर उसी के साथ भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। इस युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग, ठीक है, वह तुगलमा युद्ध कला की जो है प्रयोग होता है, जिसने इसके उस समय पे बाबर ने 2 तोपचियों का उल्लेख किया है। कौन सा? एक उस्ताफ अली, एक मुस्तफ़ा, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा सल्तनत काल। तो हमने आपको जो कला और संस्कृति था उसका एकदम शॉर्ट रिवीजन आपको फटाफट करना है और मैं पढ़ते जाऊंगा। आप उसको जो मैंने बताया था उससे मिलान करते जाइएगा। तो कुबतुल इस्लाम मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, हौज शमशी ईदगाह इल्तुतमिश, ठीक है। बलबन का मकबरा, बलबन ने विशुद्ध इस्लामिक शैली पर आधारित प्रथम मकबरा, ठीक है। सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा, हौज अलाही, हजार खंभा महल, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उखा मस्जिद राजस्थान में, मुबारक खिलजी। उसके अलावा तुगलकाबाद का किला, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनाया गया, ठीक है। उसके अलावा आदिल शाह का किला और जो है जहाँपना, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, ठीक है। उसके अलावा फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह का मकबरा, दोनों कौन बनवा रहा है? फिरोज शाह तुगलक बनवा रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी बनवाता है, ठीक है। तो इसके अलावा हमें कुछ साहित्य था जो मैंने एक जगह पे किया हुआ है। तो ताज उस माहिर हसन निज़ामी जो ऐबक के राज्य में था, तबागत ए नासिरी मिन्हाज सिराज ने लिखा, ठीक है, जो सुल्तान नसीरुद्दीन के समय में था, ठीक है, नसीरुद्दीन के समय में था। उसके अलावा तारीख़ फिरोज शाही और फतवा जहाँदारी, ठीक है, बर्नी ने लिखा था, जो MBT और FST के समय पे था, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय में था, ठीक है। तो वो बर्नी जो मैंने आपको बताया था। और फतुह फिरोज शाही, फिरोज शाह ने आत्मकथा लिखी,
ठीक है। किताब रहला इब्न बतूता एमबीटी के शासनकाल में मोरक्को का यात्री था। तारीख मुबारक शाही अहमद सरहिंदी सैयद वंश से संबंधित है। ठीक है। फुतूह उस सलातीन ख्वाजा ईसानी गजनबी से तुगलक तक की जानकारी। ठीक है। उसके अलावा किरान उस सदे मुफ्ता उस फुतूह खजाइन उल फुतूह आसिका नूर सिपिहर तुगलकनामा, ये अमीर खुसरो लिखते हैं। ठीक है। इन्होंने आपको बताया था तूतीय हिंद का बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक तक। ठीक है। और आपको बताया था सितार और तबला के आविष्कार है। प्रथम मुसलमान जो भारतीय होने पर दावा करते थे, कव्वाली शैली की प्रारंभ कराया दिल्ली में। तो ये सब चीज़ें आपको एक रिवीजन के तौर पे मिल गया। ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। और ये प्रश्न ठीक है। उसके अलावा ये प्रश्न ठीक है। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजपूत काल। ठीक है। और सिंपल सी बात ये है कि जो हर्ष की मृत्यु होती है तो किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव हो जाता है, जिसे देखेंगे दिल्ली वाले क्षेत्र में चौहान, गुजरात वाले क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार चालुक्य, उधर आप चले जाएंगे एमपी महाराष्ट्र परमार, ठीक है, मलाका, और उधर छिंदवाल कन्नौज के क्षेत्र में आएंगे। ठीक है। तो खैर भारतीय इतिहास में जो 7वीं 8वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल कहलाता था। ठीक है। और आप देखेंगे कि बहुत इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेके बहुत सारे मिथ हैं या फिर जो भी हैं, एक बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है। उसमें जो एक कर्नल जेम्स टोड और स्मिथ थे, उन्होंने कहा कि ये विदेशी जातियां हैं। ठीक है। और जिसमें कर्नल जो जेम्स हैं वो सिंथियन जाति के लोग भारत में आए और स्वयं को राजपूत बना लिए, ये कहते हैं। और जो स्मिथ हैं वो कहते हैं कि जो शक और कुषाण भारत पे राज कर रहे थे वही आगे चलकर क्या बन गए, राजपूत बन गए। ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो जो चंद्रवरदायी हैं वो बताते हैं कि जब ब्राह्मणों को बहुत सताया जाने लगा तो ब्राह्मणों ने यज्ञ किया और उसी अग्निकुंड से 4 प्रकार के राजपूत जातियां उत्पन्न हुई। ठीक है। जिनके कुल 36 गोत्र थे। तो जो 4 प्रकार के राजपूत जनजातियां थी उसमें गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुक्य। गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुक्य, ये वे राजपूत हैं जो कि हवन कुंड से निकले हैं, चंद्रवरदायी। ठीक है। वही जो पृथ्वीराज के दरबार में थे, जिनकी रचना पृथ्वीराज रासो है। ठीक है। इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा और भंटारकर, ये 2 लोग कहते हैं कि वास्तव में ये ब्राह्मण ही हैं। जो राजपूत जातियां थी वो ब्राह्मण ही थी, बस इन्होंने क्या किया
कि शास्त्र छोड़कर शस्त्र उठा लिया और राजपूत बन गए। ठीक है, आप देखेंगे कि वर्तमान में 36 प्रकार के राजपूत हैं, जिसमें 10 प्रकार के सूर्यवंशी, 10 प्रकार के चंद्रवंशी, 4 प्रकार के अग्निकुंड वाले अग्निवंशी और 12 ऋषिवंशी। ठीक है, तो ये है। अब अगर क्षेत्र विस्तार की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार गुजरात व दक्षिण राजस्थान में। ठीक है, आप ये देखिए गुजरात और राजस्थान में। बाद में आप देखेंगे कि चालुक्य भी इनके बाद इसी क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद चौहान देखें तो ये दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्र में ये कौन आए, चौहान आए। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो परमार थे वे मालवा और धार के क्षेत्र में आते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे जो गहरवार थे वो कन्नौज के क्षेत्र में आते हैं और इसी गहरवार का वो जयचंद भी रहे। ठीक है, उसके अलावा जो चंदेल हैं, कुछ लोग चंदेल राजा, वो बुंदेलखंड क्षेत्र में आए। सिसोदिया राजस्थान मेवाड़ के क्षेत्र में आए। राणा प्रताप वगैरह इसी वंश से संबंध रखते हैं। सिसोदिया, राणा प्रताप वगैरह सिसोदिया वंश से। अब राणा रतन सिंह वो भी सिसोदिया वंश, और गहरवार कन्नौज। ठीक है, ये प्रमुख राजवंश आज के हैं। ठीक है, तो एक एक को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए जो गुर्जर प्रतिहार थे उस जो है राजपूत वंश के जो संस्थापक थे वो नागभट्ट प्रथम थे। ठीक है, और कहीं कहीं हरिश्चंद्र भी मिलता है। और जैसा कि पता है कि गुर्जर प्रतिहार का क्षेत्र दक्षिण गुजरात और दक्षिण राजस्थान में है। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को विस्तारित किया और इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन और बाद में कन्नौज तक अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, अब इनका जो संघर्ष होता है गुर्जरों का वो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। एक तरफ ये पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इन तीनों से, एक तरफ पाल, एक तरफ प्रतिहार, एक तरफ राष्ट्रकूट, ये तीनों तरफ से क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका विस्तार गुजरात व दक्षिण पश्चिम राजस्थान में है। और इसी ये जो नागभट्ट प्रथम है इन्हीं के समय पे अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है ग्वालियर के अभिलेख से। और वत्सराज के समय पे, मतलब यही गुर्जर प्रतिहार के अगले शासक वत्सराज के समय पर त्रिपक्षीय संघर्ष यानी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट का प्रारंभ होता है। ठीक है, आप देखेंगे सबसे प्रतापी गुर्जर राजपूत मिहिर भोज हैं, जिनकी राजधानी उज्जैन है और जिनकी उपाधि आदिवराह है। ठीक है, और गुर्जर प्रतिहार राजवंश का सबसे अंतिम शासक यशपाल रहा। ठीक है, तो ये हैं गुर्जर प्रतिहार। आगे चलते हैं गहरवाल वंश का। ठीक है, और इनका उदय जो है कन्नौज में हुआ और इनका जो शासन है वह बनारस तक था गहरवाल का। ठीक है, इनके संस्थापक चंद्रदेव थे और जो संयोगिता के पिता जयचंद, जो ये वही संयोगिता हैं जो कि पृथ्वीराज की पत्नी, पृथ्वीराज ने इन्हीं के स्वयंवर में गए थे और इन्हें हर के लेकर आए थे। इसी से जयचंद नाराज हुआ और आगे पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गोरी का साथ देता है। ठीक है, तो वही संयोगिता जिसके प्रेम में पृथ्वीराज चौहान अपने राजपाट को भूल जाते हैं, भूलकर हमेशा वह अपने घर में ही, इनके रूम में ही पड़े रहते हैं, वही संयोगिता। ठीक है, उसके अलावा देखा जाए तो 1193 में गोरी से इनका युद्ध होता है और चंदावर के युद्ध में, और ये जो जयचंद महाराज हैं इन्हें मोहम्मद गोरी पराजित कर देता है और मार देता है। ठीक है, यहीं से गहरवाल वंश समाप्त हो जाता है।
अगला जो राजवंश है वह परमार वंश, परमार राजपूत राजवंश। ठीक है, इनकी जो राजधानी थी वो धार नगरी, जो भोज वाला, वो उज्जैन वाला क्षेत्र। ठीक है, और इसी वंश का वो जो भोजराज थे, जिसे कहते हैं ना कि बहुत राजा भोज मत बना। ठीक है, तो उन्होंने, वो परमार वंश के ही थे, उनकी उपाधि कविराज थी। वो स्वयं जो है स्वयं कवि थे और कुछ पुस्तकों की रचना उन्होंने की। अब भाई देखिए, अब पुस्तकों पे नाम इन्हीं का है, ये अलग बात है कि पैसा दे के लिखवा रहे हो और अपना नाम रख दे रहे हो। ठीक है, इन्होंने आयुर्वेद पे एक पुस्तक लिखी, वो आयुर्वेद सर्वस्वम। ठीक है, विज्ञान पे एक पुस्तक लिखी, समरंगम सूत्रधार। चिकित्सा पर एक पुस्तक लिखी और एक पुस्तक इन्होंने गणित पर लिखी। किसने? राजा भोज ने, जिनकी उपाधि क्या थी? कविराज उपाधि थी। ठीक है, इसके अलावा जो धार नगरी था मध्य प्रदेश में, उसमें एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया और जिसके प्रांगण में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया। और भारत के इतिहास में पहली बार सरस्वती को डेडिकेटेड एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। ठीक है, इसके अलावा भोपाल के निकट एक भोजपुर नामक नगर इसी भोजराज ने बनाया था। अगला जो हम देखें तो राजपूत राजवंश है, वो चालुक्य सोलंकी है, जिसके संस्थापक हैं मूलराज प्रथम। राजधानी अनहिलवार, गुजरात के क्षेत्र में। प्रमुख शासक भीम प्रथम। आपको याद होगा जब गजनी का मैंने आक्रमण बताया था तो यही भीम प्रथम थे। ठीक है, अब जयसिंह सिद्धराज के दरबार में जो यही इसी चालुक्य वंश के एक राजा हुए, जयसिंह। इन्हीं के दरबार में एक जैन मुनि हेमचंद्र रहते थे। ये एक बार पीछे से पूछा गया था, मुझे इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लगा, लेकिन क्यों पूछा, लेकिन मैं आपको बता दिया। जयसिंह थे चालुक्य सोलंकी वंश के। ठीक है, भीम द्वितीय जो थे, उन्होंने 1178 में जब गोरी ने आक्रमण किया तो गोरी को पराजित किया। अब भीम प्रथम के सामंत जो बिमल शाह थे, वो माउंट आबू पर्वत पर दिलवारा का जैन मंदिर बनवाया, जो हमने आपको वहाँ बताया था। किसने बनवाया? भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने माउंट आबू पर। तो चालुक्य और सोलंकी वंश से संबंधित वह कौन है? जैन मंदिर है, वहाँ पे मैंने आपको बताया होगा। ठीक है, और जो जयसिंह सिद्धराज थे, वे माउंट आबू पर ही अपने 7 पूर्वजों की मूर्ति का निर्माण कराते हैं। यही जो जयसिंह, जिनके दरबार में जैन मुनि हेमचंद्र रहते हैं। ठीक है, और मोढेरा का सूर्य मंदिर मैंने बताया था, सोलंकी वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया था। और मैंने ये भी आपको वहाँ पे बताया था कि ये लोग सोलंकी लोग क्या, चालुक्य या सोलंकी लोग अपने आप को क्या मानते थे? सूर्य का पुत्र मानते थे। इसलिए इन्होंने जो है उस सूर्य मंदिर का, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, उसके बाद जो अगला राजपूत राजवंश है वो चौहान या चहमान है। इसके संस्थापक वासुदेव और राजधानी अहिछत्र, बाद में अजमेर। ठीक है, अजमेर की राजधानी जो था उसको अजय राज लेकर गए। ठीक है, चौहान वंश के एक शासक विग्रहराज, जिनके राजकवि थे सोमदेव, और जिनकी पुस्तक ललित विग्रह राज है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक है ललित विग्रह राज, जो कि चौहान वंश के हिस्ट्री को बताती है। और इसी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसको हम पृथ्वीराज राय पिथौरा और तमाम नामों से जानते हैं। ठीक है,
जो 1991 में तराइन का युद्ध में गोरी को हराया और 92 में द्वितीय तराइन के युद्ध में गोरी से हार गए। ठीक है। और पृथ्वीराज रासो की रचना इन्हीं के जो है वो हुई। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख चौहान राजवंश की बातें थी, इम्पोर्टेंट वाली। उसके अलावा अगर देखें तो चंदेल वंश में इसके संस्थापक नन्नुद थे। क्षेत्र बुंदेलखंड, राजधानी खजुराहो। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट और बार बार पूछा जाता है वो जो खजुराहो का विष्णु मंदिर का निर्माण चंदेल वंश ने के राजाओं ने कराया। ठीक है। और विशेष तौर पे धग ने कराया, जिसने बाद में जल समाधि भी ली थी। ठीक है। और इसी वंश के एक शासक परमार्द देव के खिलाफ 1182 में पृथ्वीराज राय पिथौरा ने, जो पृथ्वीराज तृतीय ने, एक युद्ध किया। और इसी में जो दो इनके सेनापति थे, आल्हा और उदल, किसके, जो चंदेल वंश के जो परमर्द देव, इनके जो दो सेना नायक थे आल्हा और उदल, वे बड़ी वीरता से लड़े, लेकिन बाद में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। ठीक है। आप देखेंगे कि हमारा जो यूपी के क्षेत्र में जो आल्हा है, आल्हा वो एक प्रकार का गान है और इसमें इसी युद्ध का एक वर्णन अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। जैसे एक वो था कि आल्हा की शादी हो रही थी तो आधे मारो भावर घूमे, आधा चले तलवार, कुछ ऐसे है। तो भी एक आल्हा है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम राजपूतों की सब मिला के राजनीतिक स्थिति देखें तो ये छोटे छोटे खंडों में विभाजित हैं, आपस में संघर्षरत हैं और इसलिए इनके काल में विदेशी आक्रांताओं के लिए सबसे उपयुक्त अवसर होता है। ठीक है। अगर सामाजिक स्थिति देखें तो ब्राह्मण क्षत्रिय उच्च स्थिति में होंगे और अन्य वर्गों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा शोचनीय हो जाएगी। महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक थी। आप देखेंगे कि तमाम जगहों पे महिलाएं शासन में भाग ले रही थी, लेकिन हाँ, सती प्रथा, जौहर करना, सती होना, यह बहुत चरम पे था। आपको याद होगा कि रानी पद्मावती ने क्या किया था, जौहर किया था अपने सखियों के साथ में। तो वो जौहर की प्रथा बहुत ज़्यादा, सती प्रथा और जौहर की प्रथा। ठीक है। अगर आर्थिक स्थिति देखें तो संपन्न क्षेत्र था, कृषि तो हो ही रही थी, व्यापार, अब लड़ाई होगी तो व्यापार तो कम ही होगा, लेकिन सामंतशाही व्यवस्था बहुत तीव्र गति से उभर रही थी। अब हमने यहाँ पे अगर धार्मिक मान्यता देखें तो बहुत सारे लोग तो क्या हैं, हिंदू हैं, लेकिन कुछ लोग क्या हैं, जैन भी हैं। जैसे चालुक्य वंश के जो भीम प्रथम थे, उनके जो सामंत हैं, उन्होंने क्या किया, माउंट आबू पे एक जैन मंदिर दिलवारा का निर्माण करवाया। ठीक है। तो ये स्थितियां कुल मिला के रही किसकी, राजपूतों की। ठीक है। आइए बहुत छोटे में विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में जो वंश चला वो संगम वंश है, जो कि 1336 से 1485 तक चला। और इस साम्राज्य के जो संस्थापक रहे वे रहे हरिहर और बुक्का, जिनकी राजधानी तो अनेडोंगी, विजयनगर। ठीक है। हरिहर प्रथम, अगर उनका शासनकाल देखा जाए तो ये जो है बहमनी से संघर्ष करके, बहमनी शासकों से संघर्ष करके 1336 में इस शासन का निर्माण करते हैं, जहाँ पे 56 तक शासन करते हैं। और इनके साथ में जब हरिहर की मृत्यु हो जाती है तो इनके साथ के जो संस्थापक होते हैं वो बुक्का प्रथम होते हैं। वे इनके मरने के बाद 1356 से लेकर 1377 तक शासन करते हैं। और इनमें इनकी जो उपाधि होती है वो वेद मार्ग प्रतिष्ठानक की उपाधि होती है। ठीक है। वेद मार्ग
प्रतिष्ठानक की उपाधि होती है। थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जो हरिहर बुक्का के बाद में जो शासक आता है वो हरिहर द्वितीय आता है, जो 1377 से 1404 तक शासन करता है। ठीक है। और इसकी उपाधि महाराजा धीराज थी और इसने बहमनी और बेलगांव गोवा तक अपना साम्राज्य बढ़ाया और लगभग पूरे दक्षिण भारत तक अपनी पकड़ बनाई। ठीक है। उसके बाद में आते हैं देवराय प्रथम। ठीक है। जो तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहर का निर्माण कराते हैं। ठीक है। और इटली के निकोलस कोंटी इन्हीं के दरबार में आते हैं। ठीक है। एक व्यापारी था निकोलस कोंटी, जो कि यहाँ से व्यापार करने के लिए विशेष सुविधाओं के लिए देवराय के दरबार में आता है। ठीक है। देवराय द्वितीय होता है। इसके बाद का शासक जो एक प्रतापी शासक होता है और जो गजेश्वरकर इमाद देवराय जैसे नाम से प्रसिद्ध होता है। अब्दुल रजाक इसी के दरबार में आता है। और तेलुगु कवि श्रीनाथ जो थे, एक बहुत बड़े तेलुगु कवि हैं ये, इन्हीं के दरबार में रहे। ठीक है। उसके बाद शालू वंश। ठीक है। तालु वंश आता है जो 1507 से 1570 तक, जिसके संरक्षक जो संस्थापक होते हैं वो वीर सिंह होते हैं। और जो इसके प्रमुख प्रतापी शासक होते हैं जो कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय, ये 1509 से 1529 तक शासन करते हैं। ये जो तुजु के बावरी है, जो बाबर यहाँ पे आक्रमण कर रहा था उस समय उसने तुजु के बावरी अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसमें इसने राजा कृष्णदेव राय की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। और इन्होंने गोलकुंडा के युद्ध में कुतुब शाह को पराजित कर दिया। ठीक है। आंध्र भोज, अभिनव भोज की उपाधि इसकी थी। ठीक है। और तेलुगु साहित्य में आपको जो तमिल जो संगम साहित्य है, तेलुगु साहित्य में इसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है। अष्टदिग्गज बार बार पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज किससे संबंधित है, तो अष्टदिग्गज राजा कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवि थे। उनके जो वो थे, क्या कहते हैं, उनके संगम को, उनके एक संघ को अष्टदिग्गज कहा गया। ठीक है। जिसमें तेनालीराम और कृष्णदेव राय की कहानियां हम बहुत सारी जगहों पे सुनते हैं। ठीक है। उन्मुक्त मालक की रचना जो है तेलुगु में कृष्णदेव राय की है, जो कृष्णदेव राय ने अपने हाथ से लिखी थी, उन्मुक्त मालक्य। ठीक है। और ये बार बार हजारा का मंदिर व विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण इन्हीं कृष्णदेव राय ने कराया था। ठीक है। और उसके अलावा जो नागपुर सिटी है, नागलपुर सिटी है, उसका जो है स्थापना करवाया। और डोगिगोस पयास और बारबोसा, ये 2 पुर्तगाली व्यापारी थे जो कि इसके दरबार में आते हैं। किसके दरबार में? राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आते हैं। तो ये एक शॉर्ट में कृष्णदेव राय के बारे में कुछ रहा और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। हम बाबर को पढ़ने से पहले जो इस समय पे भक्ति आंदोलन चल रहे थे उनको पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में हम बाबर पे सीधे आएंगे। बाबर पे आएंगे तो पूरा जो है मुगल साम्राज्य समाप्त करके हम सीधे मॉडर्न में आ जाएंगे। तो जो भक्ति आंदोलन हो रहे थे, तो जैसे धर्म जो होता है वो क्या होता है? धारेत यशः धर्म, अर्थात जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। यानी जिस समय पर जो करना उचित है, जो करना धारण योग्य है वही धर्म है, और धर्म कुछ भी नहीं है। और आप देखेंगे कि अलग अलग धर्मों का जो उद्देश्य होगा वो वही है, मोक्ष की प्राप्ति। आप देख लीजिए, आप हिंदुज़म में देख लीजिए मोक्ष की प्राप्ति है। आप इस्लाम में देख लीजिए तो अल्लाह क़यामत के दिन जब दरबार लगेगा तो उस दिन जो है हमें अच्छी चीज़ें मिले, हमें प्रताड़ित न किया जाए, वो ठीक है। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है हिंदुज़म में? एक तो कर्म से, अच्छे कर्म करो, या बेहतर ज्ञान हो, या फिर आप ईश्वर के साथ प्रेम में संबंध, भक्ति, ठीक है। और भक्ति
में देखेंगे मध्यकाल में दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति यानी जो ईश्वर को किसी पुरुष के रूप में, किसी आकृति में पूजता है। जैसे रामानंद तुलसीदास राम को वो पूजते हैं, ठीक है, जिसे इनको रामाश्रयी कवि कहा जाता है। उसी तरह कृष्णाश्रयी कवि में जो कृष्ण को अपना आश्रय बनाते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, मीराबाई हैं, सूरदास हैं, ठीक है। उसी के अलावा आप देखेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, निर्गुण है। वैसे में आप देखेंगे तो कबीरदास, नानक, रैदास, ये लोग प्रमुख आते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। इसका विस्तार अलवार और नैनार, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अलवार संतों की संख्या 12 है और नैनार संतों की संख्या 63 है, ठीक है। तो हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो शंकराचार्य अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, उसके बाद निम्बारकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद और रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद। खैर ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। तो शंकराचार्य वही जन्म कलाड़ी केरल में, 4 मठों की स्थापना, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ, श्रृंगेरपुरी, मैसूर में गोवर्धन पीठ, पुरी में शारदा पीठ, द्वारिका में, ठीक है। और उसके बाद में आप देखेंगे तो रामानुजाचार्य, अब रामानुजाचार्य इनका जन्म जो है आंध्र प्रदेश में हुआ, जो सगुण भक्ति वैष्णव शक्त थे, ठीक है। निम्बारकाचार्य मद्रास में, और इन्होंने एक सनक संप्रदाय चलाया, ठीक है। अब आते हैं जो हमें मध्यकाल में देखना है, ठीक है। देखना किसे है? रामानंद, ठीक है। 1299 से 1411 तक, विवादास्पद है लेकिन है। तो इनका जन्म प्रयाग में हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में, ठीक है। ये सगुण भक्ति के प्रचार प्रसार में यानी राम आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि रहे, ठीक है। आप देखेंगे कि इनके 12 शिष्य थे, जिसमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, जैसे कबीर, रैदास, सेना, पद्मिनी जो स्त्री थी। तो ये इनके बहुत जो है, अब इन्होंने भक्ति के प्रचार प्रसार की जो भाषा बनाई वो हिंदी बनाई, ठीक है। अब आप देखेंगे कि तो इनके अगर रामानंद की बात की जाए तो ये रामाश्रयी शाखा के प्रमुख। अब देखिए, रामानंद के राम और कबीर के राम में अंतर है। रामानंद के राम वो जो क्या कहते हैं, जो अयोध्या के राजकुमार थे, फिर राजा बने। कबीर के राम वो जो कड़ कड़ में व्याप्त हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो कबीर का जन्म 1440 में और मृत्यु 1510 में, ये भी विवादास्पद है, वाराणसी में हुआ। और कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण विधवा के गर्भ से इनका जन्म हुआ। लोक लाज के नाते इन्हें गंगा के किनारे छोड़ आई और वहाँ पे नीरू और नीमा नामक जुलाहों ने इन्हें पाया, और पाने के बाद में उनका पालन पोषण किया। आगे चलकर ये रामानंद के पास गए। रामानंद ने इन्हें अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया। तो उसी रात वे बनारस में ही गंगा घाटों पर लेटे रहे, और लेट कर उन्हें ये पता था कि भोर में रामानंद जी जाते ही गंगा स्नान करने। तो उस समय प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, वो सीढ़ियों पर लेट गए। जब रामानंद जो है उस रास्ते से गुजर रहे थे तो इनके सर पे रामानंद के पैरों से ठोकर लगी, और रामानंद वहाँ से हटते हुए कहे, राम राम बोलो बेटा, राम राम। तो वो उसी राम को अपना गुरु मंत्र बना लिए, और ये निर्गुण भक्त शाखा में और एकेश्वरवाद को बढ़ावा देते हुए, ठीक है। अब जैसे हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचर मुल्ला बाग दे, क्या भरा हुआ खुदा है। और वहीं पे हिंदुओं की बात करें तो वही कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर जो है घर की चाकी कोई न पूजे, जाका पीसा खाए, ठीक है। तो इनकी जो रचना थी वो जो दोहे थे, आप कबीरदास के बहुत दोहे हैं, आप बीजक नाम से उनको संकलित किया गया। और
यूट्यूब पे हर जगह जो है कबीरा कबीरा करके इनका जो है बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इनके शिष्य थे, इनके दोनों, एक पुत्र और पुत्री, कमाल और कमाली, और इनके एक अन्य शिष्य थे दादू। ठीक है, तो ये रहा कबीर। और आगे देखते हैं तो जो गुरु नानक देव हैं, इनका जन्म 1469 में हुआ और मृत्यु 1538 में। जन्म हुआ तलवंडी ननकाना साहब में, पाकिस्तान में, और मृत्यु हुई करतारपुर में। ठीक है, और इन्होंने एक निरंकार ईश्वर की उपासना, एक जो है उपासना का संदेश दिया और सिख धर्म की स्थापना करी। क्या कहा? एक ओमकार